Hello friends, welcome back. And today we will discuss Government of India Act 1935. अभी हमें राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के बारे में पता चल चुका है कि हमने वहाँ पे क्या क्या किया। अभी हम देखते हैं कि नेक्स्ट फेज ऑफ इवेंट्स क्या था। नेक्स्ट फेज में एक एक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से लाया गया जिसे बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये एक्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसके बहुत सारे फीचर जो हैं वो अभी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें रिटेन किए गए और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्ट्री का इवेंट है। सो इसको पढ़ने के लिए हमें कुछ डिटेल में जाना पड़ेगा। फर्स्टली मैं कुछ डेफिनेशन के ऊपर स्ट्रेस करूंगा, देन आई विल एक्सप्लेन कि व्हाट इट मीन्स। सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम बात करेंगे कि इसमें क्या है और कहाँ से ये ड्राइव किया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 was passed by British Parliament in August 1935 with 321 section and 10 schedules. This was the longest act passed by British Parliament so far and was later split into two parts, Government of India Act 1935 and Government of Burma Act 1935। तो देखिए, ये सबसे एक लॉन्गेस्ट जो है एक्ट पास किया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से। पहले क्या होता था, बर्मा पार्ट ऑफ इंडिया होता था, मतलब वो इंडिया से ही एडमिनिस्ट्रेशन उसको कंट्रोल करता था। अभी 1935 एक्ट के बाद बर्मा को अलग दे दिया गया, उनका अलग सेटअप कर दिया गया, तो इससे सेपरेशन हो गया बर्मा का। तो अभी आप इसको माइंड में भी रखना, अगर क्वेश्चन आ जाता है कि कब बर्मा की एडमिनिस्ट्रेशन को सेपरेट किया गया इंडिया से, तो वो 1935 में किया गया बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो मेनली हम देखते हैं कि ये जो एक्ट है ये कहाँ से लाया गया। ये चार चीज़ों पे डिपेंड करता है: साइमन कमीशन की रिपोर्ट पे, डिस्कशन ऑफ थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे, द वाइट पेपर ऑफ 1933 एंड द रिपोर्ट ऑफ जॉइंट सेलेक्ट कमेटीज़। ये चार चीज़ें मिलके इसको फॉर्म करती हैं, इससे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बनाया गया। अभी हम बात करेंगे कि इसके सेलिएंट फीचर क्या थे। अभी डीप जाने से पहले हम पहले इसकी हाइलाइट्स को देख लेते हैं कि हाइलाइट्स क्या थे। पहले, अवॉइलेशन ऑफ प्रोविंशियल डायरकी एंड इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी एट द सेंटर। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप यही है कि अभी डायरकी को प्रोविंशियल लेवल से ख़त्म करके उसको सेंटर लेवल पे लाया गया। अवॉइलेशन ऑफ इंडियन काउंसिल एंड इंट्रोडक्शन ऑफ एडवाइजरी बॉडी इन इट्स प्लेस। थर्ड पॉइंट है प्रोविजन फॉर ऑल इंडिया फेडरेशन विद ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी एंड दी प्रिंसली स्टेट्स। अभी एक फेडरेशन का जो प्रपोज किया गया कि सारे प्रिंसली स्टेट्स मिलके और ब्रिटिश इंडिया की जो स्टेट्स मिलके एक फेडरेशन बनाएंगे सेंटर लेवल पे। आगे पॉइंट है कि एलेबोरेट सेफ गार्ड्स एंड प्रोटेक्टिव इंस्ट्रूमेंट फॉर माइनॉरिटीज़। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड्स में आपको बताऊंगा कैसे कौन कौन से जो सेफ गार्ड्स इंट्रोड्यूस किए गए फ्रॉम माइनॉरिटीज़, जैसे उनको एक इंडिपेंडेंट इलेक्टोरेट दे दिया गया। अभी सुप्रीमेसी ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट वाज इंटेक्टेड इन दिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। सुपरमेसी ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट रही हमेशा से, जब तक इंडिया आज़ाद नहीं हुआ। सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज देयर इन इंडिया। इंक्रीज इन द साइज ऑफ लेजिस्लेचर, एक्सटेंशन ऑफ फ्रेंचाइजीज, डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट इनटू 3 लिस्ट एंड रिटेंशन ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। अब इन पॉइंट को नेक्स्ट स्लाइड्स में मैं एलेबोरेट करूंगा क्या क्या किया गया। आप अभी सिर्फ माइंड में रखिए कि क्या क्या इसके साइलेंट फीचर थे। सेपरेशन ऑफ बर्मा फ्रॉम इंडिया, ये मेजर पॉइंट्स थे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में लाए गए। अभी हम बात करते हैं ऑल इंडिया फेडरेशन की। दे प्रपोज ऑल इंडिया फेडरेशन इंक्लूडिंग 11 प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया, 6 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस एंड दोज प्रिंसली स्टेट्स हु माइट एक्सीड टू द फेडरेशन। अभी इसका क्या मतलब है? ब्रिटिश इंडिया ने ये बोला कि जो तो हमारी स्टेट्स हैं, जहाँ जो स्टेट चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस की हैं, वो तो मैंडेटरी फेडरेशन को ज्वाइन करेंगी, बट प्रिंसली स्टेट्स को उनके ऊपर छोड़ दिया गया कि वॉलंटरी वो ज्वाइन कर सके। अगर वो चाहते हैं वॉलंटरी ज्वाइन करना तो करें, अगर नहीं चाहते तो नहीं करें। अगर कोई भी प्रिंसली स्टेट्स वहाँ पे ज्वाइन करता है तो उसे एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन करना पड़ेगा जिसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होंगी। अभी क्या चाह रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट? ब्रिटिश गवर्नमेंट चाह रही थी कि जो प्रिंसली स्टेट्स को जो उन्होंने इंडिपेंडेंस दे रखा है थोड़ा बहुत, उस पर भी कंट्रोल लगाया जाए। अभी प्रिंसली स्टेट्स भी यही सोच रही थी कि अभी ब्रिटिश गवर्नमेंट चाह रही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उनके इंटरनल मैटर में वो इंटरफेयर करे। यदि फेडरेशन को स्टैब्लिश करने के लिए उन्होंने दो कंडीशंस पुट अप कर दी। पहली कंडीशन क्या थी? ए नंबर ऑफ स्टेट्स द रूलर वेयर ऑफ वर इंटाइटल टू चूज नॉट लेस देन हाफ ऑफ 104 सीट्स ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। अभी काउंसिल ऑफ स्टेट्स अपर हाउस था और इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 260 सीट प्रपोज की थी। अभी वो चाह रहे थे आउट ऑफ 260 सीट्स 104 सीट शुड बी ऑक्यूपाइड। अगर इससे लेस सीट ऑक्यूपाइड होती है, मान लीजिए कि कोई स्टेट उसको ज्वाइन ही नहीं करना चाहती, तो वो सीट्स ऑक्यूपाइड नहीं होंगी, तो वो फेडरेशन एग्जिस्टेंस में नहीं आएगी। यही मेन काज बना था कि जो फेडरेशन एग्जिस्टेंस में नहीं आए। सेकेंड पॉइंट क्या था? द एग्रीगेट पॉपुलेशन वेयर ऑफ अमाउंटेड टू बी एट लीस्ट 1/2 ऑफ टोटल पॉपुलेशन
ऑफ ऑल इंडियन स्टेट हैड एक्सीडेड टू द फेडरेशन। अभी इसका मतलब है कि हाफ ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया शुड बी एक्सीडेड टू द फेडरेशन, कि हाफ जो पॉपुलेशन है इंडिया का, जो प्रिंसली स्टेट्स को मिलाकर या ब्रिटिश इंडिया स्टेट्स को मिला के, वो कम से कम भी 50% से ऊपर होना चाहिए, तभी जो फेडरेशन वो एग्जिस्टेंस में आएगी। अभी देखिए चाह क्या रहे थे, वो चाह रहे थे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम वो लोगों को मनाए कि हाँ आप फेडरेशन को ज्वाइन करो और फिर एक इंडियन गवर्नमेंट को फॉर्म किया जाए। अभी हम बात करते हैं जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है डीआरके एट द सेंटर। पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से उन्होंने डीआरके एट दी प्रोविंशियल लेवल पे इम्प्लीमेंट किया था, अभी उसको अबॉलिश कर दिया और डीआरके को सेंटर पे लिया। अब इसमें क्या था, अंडर दिस एक्ट द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द सेंटर वाज वेस्टेड इन द गवर्नर जनरल ऑन द बिहाफ ऑफ द क्राउन। द फेडरल सब्जेक्ट वाज डिवाइडेड इनटू टू फोल्ड कैटेगरी, वन रिजर्व कैटेगरी एंड द ट्रांसफर सब्जेक्ट। मैं आगे बताता हूँ कि रिजर्व कैटेगरी और ट्रांसफर सब्जेक्ट में क्या डिफरेंस था। अभी रिजर्व कैटेगरी में क्या क्या था। रिजर्व कैटेगरी कंप्राइज्ड ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स एंड मैटर्स रिलेटेड टू ट्राइबल अफेयर्स। अभी देखिए गवर्नमेंट करना क्या चाह रही थी, अभी उन्होंने कुछ सब्जेक्ट रिजर्व कर दिए जिसमें सिर्फ और सिर्फ गवर्नर जनरल ही डिसीजन लेगा। उसमें क्या थे आपका, वो आपके एक्सटर्नल अफेयर्स थे, डिफेंस था, बाकी जो इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल मैटर्स थे वो था। अभी देखिए सारा कुछ तो उन्होंने कंट्रोल में कर लिया, तो इंडियन गवर्नमेंट के लिए क्या बचा। देखिए आप इन सब चीज़ों को रिलेट किया कीजिए, जैसे भी कोई आर्टिकल पढ़ते हो, जैसे भी कुछ चीज़ पढ़ते हो, तो उसको मतलब उस टाइम पे रिलेट किया कीजिए। अभी क्या था कि सेकंड वर्ल्ड वार स्टार्ट होने वाली थी और ब्रिटिशर चाह रहे थे कि इंडियन आर्मी उनके कंट्रोल में रहे। वो सब कुछ जो अभी जैसे ही एक्सटर्नल अफेयर्स उसके कंट्रोल में रहे। जैसे 1939 में कांग्रेस गवर्नमेंट ने क्यों रिजिग्नेशन दिया, क्योंकि बिना पूछे हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया को सेकेंड वर्ल्ड वार में पार्टी बना दिया। ये तभी बना पाए क्योंकि उन्होंने एक्सटर्नल अफेयर्स अपने पास रखे हुए थे। अभी हम बात करते हैं आगे। दी सब्जेक्ट वर टू बी एडमिनिस्ट्रेड बाय द गवर्नर जनरल इन हिज डिस्क्रिशन विद द हेल्प ऑफ 3 काउंसलर अपॉइंटेड बाय हिम। दे वर नॉट रिस्पॉन्सिबल एट लेजिस्लेटिव। अभी बात बताइए कि वो किसकी एडवाइस पे काम करेगा, जिसको वो अपॉइंट करेगा। 3 बंदों को उन्होंने अपॉइंट करना, वो भी अपनी मर्जी से। अभी बताइए इसमें क्या मतलब है, सिर्फ घुमाया हुआ है, सब उसकी मर्जी चल रही है हर हालत में। हर हालत में जो गवर्नर जनरल ने बोलना है वही होना है। नेक्स्ट, the administration of the transfer subject was done by the Governor General on the advice of Council of Ministers whose number could not exceed 10. The Council of Ministers had to command the confidence of legislature. अभी ये बात जो है कुछ मानने लायक है कि वो एक तरह का डिसीजन ले रहा है जो काउंसिल और मिनिस्टर जो 10 हो सकते हैं मैक्सिमम, उनकी एडवाइस पे, और वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसको जवाब दें, वो लेजिस्लेटिव को जवाब दें। अगर उनका कॉन्फिडेंस इंजॉय कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो वो मतलब कोई और नए मिनिस्टर आएंगे उसकी एडवाइस पे काम करेगा। अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट की और कौन कौन से पॉइंट थे डीआरके एट द सेंटर में। However, in that case, when an act involved special responsibility, the Governor General would work under the control and the direction of Secretary of State. लो हो गया काम, सारा क्रक्स इसमें आ गया। अगर कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट काम हो गया जिसमें वो सोचता है कि इसमें मेरी कोई स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो भाई मैं तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में काम करना है, ब्रिटिश जो भी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है ब्रिटिश गवर्नमेंट का, वो जो बोलेगा वही करना है। अभी देखिए इसमें क्या रह गया, अभी वो कुछ भी बोल सकता था, किसी भी एक्ट में बोल सकता था कि हाँ मेरी स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। भाई मैंने अभी जो काउंसिलर और मिनिस्टर्स हैं उसकी मैंने एडवाइस नहीं मानना है, अभी मैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की मानूंगा, जो डायरेक्शन देंगे वही करूँगा। तो यहाँ पे तो मतलब जो एक तरह का दिखाया गया था कि हम इंडिया को एक गवर्नमेंट दे रहे हैं कि वो खुद ड्राइव करें, ये सब कुछ मतलब एक दिखावा था। आगे हम देख फर्दर द गवर्नर जनरल वाज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्क बिटवीन टू विंग्स एंड फॉर इनकरेजिंग जॉइंट डेलिब्रेशन बिटवीन काउंसलर्स एंड द मिनिस्टर्स। अभी देखिए ये मतलब कुछ मानने की बात है कि क्योंकि देखो गवर्नर जनरल ही सबसे ऊपर था, वो काउंसलर से भी इंटरेक्ट करता था, वो मिनिस्टर से भी इंटरेक्ट करता था, तो उसके बीच में बैलेंस बनाना उसका ड्यूटी बन गया। अभी हम देखते हैं कि फेडरल लेजिस्लेचर में क्या क्या था। फेडरल लेजिस्लेचर में 2 हाउस बनाए गए, काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड फेडरल असेंबली। काउंसिल ऑफ स्टेट्स जो अपर हाउस था और फेडरल असेंबली जो लोअर हाउस था। देखिए काउंसिल ऑफ स्टेट्स मीन राज्यसभा और फेडरल असेंबली मीन लोकसभा। काउंसिल ऑफ स्टेट्स में क्या था, काउंसिल ऑफ स्टेट्स वाज टू बी अपर हाउस एंड ए परमानेंट बॉडी विद 1/3 ऑफ इट्स मेंबरशिप रिटायरिंग एवरी 3rd ईयर। इट वाज टू बी कंपोज्ड ऑफ 260 मेंबर्स, आउट ऑफ विच 156 वर टू बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश इंडिया, while 101 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंडियन स्टेट्स। इससे आपको पता चल गया होगा क्या है। काउंसिल ऑफ स्टेट्स में टोटल 260 मेंबर्स को प्रपोज किया गया। आउट ऑफ 260 मेंबर्स 156 जो है वो ब्रिटिश इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे और 101 जो मेंबर्स है वो इंडियन स्टेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे, रूलर्स। अभी देखिए इसमें भी एक ट्विस्ट था। अभी आउट ऑफ 156 मेंबर 150
representatives should be elected on the communal basis, while 6 members should be nominated by the governor general from amongst the women, minorities and depressed class. अभी देखिए यहाँ पे कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को बढ़ावा दिया गया। वो चाह रहे थे कि इंडिया में वो डिवाइड एंड रूल करें, वो लोगों को कम्युनल बेसिस पे डिवाइड कर दें। एंड फर्दर क्या था कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रिंसली स्टेट्स टू बी नॉमिनेटेड बाय रूलर्स। ये तो होगा ही कि जो भी प्रिंसली स्टेट्स को रूल कर रहे हैं वही अपनी स्टेट्स में वो चीज़ों को नॉमिनेट करेंगे, उसमें गवर्नर जनरल इंटरफेयर नहीं करेगा। अभी देखिए गांधी जी क्यों नाराज हुए थे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, इसी बात का लेकर परेशान थे वो कि यार ये कम्युनल बेसिस पे जो इलेक्टोरेट है इसको बंद किया जाए। मतलब एक बंदे को खड़ा कर दो, आप सीट रिजर्व कर दो, उसको सारे वोट करें, हिंदू मुस्लिम जो भी सिख है, जो माइनॉरिटीज़ है, सब उसको वोट करें। ये नहीं है कि सिख का लेके सिख सिर्फ सिख को वोट करें, हिंदू सिर्फ हिंदू को वोट करें, मुस्लिम सिर्फ मुस्लिम को वोट करें, इससे वो डिवाइड होता है। तो ये डिवाइड को उन्होंने मोहर लगा दिया इसमें। अभी देखिए कि फेडरल लेजिस्लेटिव काउंसिल में हम आगे देखते हैं, फर्दर दी सीट्स विच वाज रिजर्व्ड फॉर हिंदूज मुस्लिम सिख्स हैड टू बी फिल्ड बाय डायरेक्ट इलेक्शंस, व्हाइल दोज रिजर्व्ड फॉर यूरोपियन एंग्लो इंडियन इंडियन क्रिश्चियंस एंड डिप्रेस्ड क्लासेस वर टू बी फिल्ड बाय डायरेक्ट इलेक्शंस। अभी यहाँ पे भी उन्होंने सेपरेशन कर दिया कि हाँ कि जो तो सीट्स हम हिंदू मुस्लिम सिख को देंगे तो डायरेक्ट इलेक्शन में देंगे, बट जो सीट्स उनको जरूरी थी, जैसे एंग्लो इंडियन थे, यूरोपियन थे, उनको इनडायरेक्ट इलेक्शन से हम चूज़ कर लेंगे। भाई नहीं, वो डायरेक्ट इलेक्शन में नहीं जाएंगे हम। मतलब क्या है कि हम उनको सीट्स देनी है, हम अपने चॉइस के बंदे लेकर आएंगे। Representative of princely states, the distribution of seats among the states was on their relative importance and not population. The representative of the princely states would be nominated by rulers. अभी देख लीजिए क्या ये क्या बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या थी। अभी यहाँ पे जो प्रिंसेस जो ब्रिटिश इंडिया के फेवर में थे टोटली, उनको फ़ायदा देने की कोशिश की गई कि भाई देखो अगर आपका स्टेट छोटा है इससे ये मैटर नहीं करता है कुछ भी, आप हमारे फेथफुल बंदे हो तो हम आपको ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन देंगे। बाहर में जाए पॉपुलेशन, अगर एक स्टेट की पॉपुलेशन 10,000 है और आपकी 100 है, हम आपको 5 सीटें देंगे, उसको एक ही सीट देंगे क्योंकि उसकी हम हमसे बनती नहीं है। तो देखिए ये कौन से इलेक्शन हो गए जिसमें आप इम्पोर्टेंस, अभी वो इम्पोर्टेंस को कौन देखेगा, अभी जिसको दिल आया उसको करेंगे ना यार।